अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और आज के दिन बिलखसूस खैरियत से होंगे, क्योंकि फाइनली अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया है और इस मुआहिदे पर फॉर्मली दस्तखत जो है वो 19 जून को जनीवा में होंगे एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी इसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा होगा। पाकिस्तान की काविशों से ये माइलस्टोन अचीव तो हो गया, मगर इसके हवाले से खदशात और ख़तरात अब भी मौजूद हैं कि कितना लॉन्ग टर्म ये सस्टेन करेगी, क्योंकि इस मुआहिदे के बाद जो मुतज़ाद बयानात दोनों साइड से आ रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट पिक्चर डिपिक्ट हो रही है और बहुत से पॉइंट्स के ऊपर अब भी इख्तलाफात मौजूद हैं। और फिर इस सारी सिचुएशन में इसराइल जो कि शुरू से स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहा है, अगली चाल क्या चलेगा, इस अमन मुआहिदे में किसने क्या खोया क्या पाया, बहुत से सवालात मेरे और आपके जहनों में आ रहे हैं। तो एज ऑलवेज जवाबों के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सायरा, कैसी हो आप? खैरियत से हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बहैसियत पाकिस्तानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अमन मुआहिदा तय पा गया और पाकिस्तान ने दिन रात कोशिशें की हैं इस दिन के लिए और पूरी दुनिया जो है वो इससे फ़ायदा उठा रही है और हम भी इफेक्टिव थे इसके। तो फाइनली पाकिस्तान के लिए और हर उस शख्स के लिए जो इससे मुतासिर हो रहा था खुशी का दिन है। यकीनी तौर पे हम सब भी और मुस्लिम उम्मा ने किया भी तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम मुबारकबाद में उनको शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ईरान ने ये जंग तने तनहा लड़ी है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। और इसके बावजूद कि तमाम तर जंगी कुव्वत के साथ, अपने बैरी बेड़ों के साथ, अपने F-35 के साथ, अपने B-52 बॉम्बर्स के साथ, और एक वो जो कमीना दुश्मन है वहाँ बैठा हुआ नेतन्याहू, उसके साथ मिलके ईरान को नेस्तो नाबूद करने आए थे। अगर आपको याद हो, यही ट्रंप कहता था मैं सिविलाइजेशन मिटा दूंगा। उस वक्त भी लोगों ने और ख़ास तौर से यूरोप के लीडरों ने उनके इस बयान पर बड़ी नफ़रत का और बड़ी मज़म्मत का इजहार किया था, क्योंकि सिविलाइजेशन मिटने के लिए नहीं होती हैं। एनीवे, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि अमेरिका और उसके साथ मिल के इसराइल ने कौन सी कोशिशें जो नहीं की कि ईरान को नीचा दिखाया जा सके, लेकिन आखिरकार हुआ क्या? वो कहते हैं ना, नेट टोटल क्या है, सम टोटल क्या है, ये एक इस्तेलाह है मईशत की, कि बिलाखिर हुआ क्या? हुआ ये कि अमेरिका को ईरान की टर्म्स पर मुआहिदा करना पड़ा। मैं अपनी गुफ्तगू में ये साबित करूंगा कि तमाम तर वो शिकें जिस पर ईरान अड़ा हुआ था वो तस्लीम की गई हैं। एक बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि ईरान की कौम का एक इक़वाम आलम पर एहसान है, और वो ये कि उसने साबित कर दिया है कि अगर कौम मुत्तहिद हो, क़यादत मुखलिस हो, तो चाहे सुपर पावर हो, चाहे दुश्मन की तादाद जो भी कुछ हो, जंगें जीती जाती हैं, हारी नहीं जाती हैं। दुनिया का कोई मयार आप अप्लाई करके देख लें कि क्या अमेरिका ये जंग जीता है, तो आपको उसका सम टोटल में जवाब मिल जाएगा। दूसरी तरफ ये है, जो एक अहम बात है, वो ये कि ये जो सुपर पावर का फियर था, हाँ जी, ये मशरिक़ वुस्ता में दफन हो गया। इसकी कब्र है वहाँ पर। मैं तो कहता हूँ सिम्बॉलिकली उसकी कब्र वहाँ बनानी चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि ईरानी अवाम के मुकाबले अमेरिका छठी बड़ी जंग हार कर, हजीमत का सामना करके, यानी बेशर्मी की उन्हीं सुरंगों में जाके कहीं छुप रहा है जो ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन वगैरह रखने के लिए बनाई थी। क्या बात है, अल्फाज का चुनाव बुखारी साहब, क्या बात है। ठीक है जी। दूसरी तरफ यह है कि मैं जिन जंगों का जिक्र करता हूँ उसका थोड़ा सा खुलासा पेश करना, सिर्फ सम टोटल बताना। आप जापान गए, जूतियाँ खा के आए। आप कोरिया गए, जूतियाँ खा के आए। आप वियतनाम गए, आपने 58,000 अमरीकी मरवा दिए वहाँ पर, और जिस तरह वो मरे हैं वो हकीकत फिर किसी वक्त से। ठीक है जी। उसके बाद आप इराक में घुस गए जाके, आप वहाँ से कैसे निकले आपको पता। फिर आप अफगानिस्तान में आ गए। 20 साल एक सुपर पावर इतने से मुल्क को फतह करने के लिए लगी रही विद ऑल द नेटो पावर। क्या हुआ? आप भागे वहाँ से। 7 अरब का असला छोड़ गए आप, अपने जहाज़ और अपने टैंक छोड़ के भागे आप वहाँ से। तो ये तो है सम टोटल हिस्ट्री। उस सारे का सम टोटल जो है वो ये है कि ईरान ने एक सुपर पावर को नाकों चने चबा दिया। ये मेरा कंक्लूजन है। आई एम रेडी टू डिबेट एनीबडी हु वांट्स टू सिट अक्रॉस मी एंड डिस्कस इट विद मी, आई विल प्रूव इट। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि अब कोई भी गैरतमंद कौम अपनी खुद मुख्तारी और अपनी आज़ादी के ऊपर किसी को हमला आवर नहीं होने देगी, क्योंकि नतीजा ये निकला कि कौम छोटी हो, उसके पास असला हो या ना हो, अगर वो मुत्तहिद खड़ी है, अगर उसकी लीडरशिप उसके साथ सिंसियर है, तो कोई उसको फतह नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट सेट, ठीक है जी, एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। और ये आवाज़ें यहाँ से नहीं उठ रही हैं, हम तो मुसलमान हैं ना, हम तो कहेंगे ही। ये अमेरिका के अंदर से भी उठ रही हैं आवाज़ें कि अब ये किसी की खुद मुख्तारी पर हमला करना इतना आसान नहीं रहेगा।
बजातौर पर पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत इसका क्रेडिट ले सकती है कि दुनिया में एज ए पीस कीपर हमारा मकाम इज़ समवेयर इन द स्काईज़। जी कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। दुनिया में जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होगा पाकिस्तान को रोल मिले ही मिलेगा, इसलिए कि जिस तरीके से हमने 47 बरस की दुश्मनी को एक मेज पर लाके बिठा दिया, जो एक दूसरे की शक्ल तो क्या तस्वीर देखने के लिए तैयार नहीं थे। जी ये एक कमाल सफारतकारी के बगैर मुमकिन नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू आर मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप। मेरे ख्याल से दोनों को ये मुश्तरका क्रेडिट बुखारी साहब, पाकिस्तान के अलावा ये काम कोई और मुल्क कर सकता था? देखिए, हिंदुस्तान की ख्वाहिशें तो बहुत थी, लेकिन बदकिस्मती से इस दफ़ा उनको वो जूत पड़े हैं, ख़ास तौर से डिप्लोमेटिकली, कि उनका जिक्र ना करने तो बात पूरी नहीं होगी। हाँ जी। हिंदुस्तान शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया के ये स्लोगन लेके रफेल आगे, रफेल आगे, आपको याद है ना वो नाचते हुए मोदी साहब का, अब देखेंगे घुस के मारेंगे। ये सारे कुछ के बावजूद उनके साथ जो कुछ हुआ वो दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा, और जो कुछ अमेरिका के साथ हुआ लिखा ये भी जाएगा। डोंट वरी, दीज आर टू इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। ये हिस्ट्री के अंदर पढ़ाए जाएंगे। ये मिलिट्री सिलेबसेस में ये शुमार होंगे 2 चैप्टर के। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से जंग कैसे जीती थी और ईरान ने अमेरिका को घर वापस कैसे भेजा है। बिल्कुल बुखारी साहब, जब भी पाकिस्तान की आलमी सतह पर तारीफ होती है तो भारत के अंदर एक सफ़े मातम बिछा होता है। अभी नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट की इस मुआहदे को लेकर, बड़ा प्रेस किया, लेकिन कहीं भी पाकिस्तान का तज़किरा नहीं किया। वो मरे पड़े हैं, उनमें तो जान ही नहीं है। उनका तो ये हाल है जैसे कोई आदमी बुरा फेल करते हुए नहीं पकड़ा जाता अवाम में। उनकी तो बहुत बुरी हालत है। वो अपोजिशन में बैठ का सामना करें तब भी, पार्लियामेंट में जाएं तब भी, काबीना का इजलास कर रहे हैं तब भी, आंखें ऐसे नीची हैं वैसे जैसे पता नहीं क्या कर बैठे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उनकी तमाम तरह डिप्लोमेसी, उनकी तमाम कर सफारतकारी के जो मिशंस थे उनके, वो उनके मुंह के ऊपर वापस आए हैं, और इज्जत मिली है, तकरीम मिली है तो किसे? पाकिस्तान को। बिल्कुल बुखारी साहब, भारत ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में एज ए टेररिस्ट स्टेट बनाया जाए, लेकिन ऐसा क्या तब्दील हो गया एकदम से कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एज अ पीस मेकर जो है उभर कर आया है। पाकिस्तान के लीडर्स को नोबेल पीस प्राइज देने की बातें हो रही हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, डिप्लोमेसी के एतबार से पाकिस्तान का मुकाम बहुत बुलंद रहा है। मैं अगर आपको यूनाइटेड नेशन के अर्ली डेज में ले जाऊं, जब पाकिस्तान के वहाँ मुस्तकिल मंदूब जो हैं, यानी ऐसे नामवर लोग थे, सर जफरुल्लाह से लेकर और पितरस बुखारी तक, और पता नहीं कोई जुल्फकार, एक नाम नहीं, बेपना नाम है, आगा शाही, जितने, तो हमारी डिप्लोमेसी वर्ल्ड में अपना मकाम तो रखती थी, लेकिन ये मकाम इस हद तक अल्लाह ताला ले जाएगा कि हम अमेरिका जैसी सुपर पावर को ले आएंगे मेज़ के ऊपर घसीट के, कि भाई ये टैंकों से, ये जहाज़ों से, ये बेड़ों से हल नहीं होगा। कम एंड लिसन टू अस, दे लिसन टू अस। कितना क्रेडिट दे रहा है ट्रंप पाकिस्तान की लीडरशिप को, कितना क्रेडिट दे रहा है पूरा यूरोप पाकिस्तान की क्रेडिट को। ये बिला वजह थोड़ी है, को भीख में थोड़ी मिला है। बुखारी साहब, मार्का हक का आप कितना समझते हैं कि इसमें रेलिवेंट रहा? उसने कितना पाकिस्तान का मुकाम बुलंद करने में किरदार अदा किया? एब्सोल्युटली, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। यस, इट हैज़ ए मेजर रोल टू प्ले। मैं आपको याद दिलाऊं, जंग हमने जैसे जीती वो तो आपको पता है। हमने तो 5 दिन उनको कहा बाज आ जाओ भाई, बाज आ जाओ भाई। फिर हमारे जो DG ISP आ रहे हैं, जनरल अहमद शरीफ, उनका ओके, वेट फॉर 2 आवर्स, वी आर कमिंग, एंड वी आर नॉट कमिंग इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, वी आर कमिंग इन द डे। तो फजर के बाद हमने जो हमले किए वो 4.5 घंटे में कहानी मुक गई। एक तो ये इतनी बड़ी यानी तारीखी फतेह है कि इसको भी मॉडल के तौर पर लोग जो है वो याद रखेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात यह कि उसके बाद फिर एक डिप्लोमेटिक मिशंस का इनकाउंटर शुरू हुआ। भारत ने बेपना डेलीगेशन बाहर भेजे अपनी हजीमत को मिटाने के लिए। शशि थरूर उसके हेड थे, हमने भी भेजे, उसके बिलावल भुट्टो जरदारी हेड थे। उस डिप्लोमेसी ने जिस तरीके से उनको तमाम इंटरनेशनल फोरम पर इस बुरी तरह से भगाया वहां से कि टेबलें छोड़ के भाग गई है। एक इमेज चेंज हो गया पाकिस्तान का इमेज चेंज होने में कि वो जंग जो है उसका बहुत बड़ा किरदार है। और उसके बाद दुनिया ने हमारे 2 मौक़िफ़ मान लिए। एक ये कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें हिंदुस्तान इन्वॉल्व है, दुनिया भर में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें हिंदुस्तान इन्वॉल्व है, चाहे वो जाके कनाडा के अंदर किसी का कत्ल हो या जो भी हो, आपके सामने है सब। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, आते हैं इस अमन डील की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप, अभी आप रुक जाएं, थोड़ा सा कंक्लूजन में पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी। 19 जून को ये स्टेज सजेगा स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में। जो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है वो ये है कि उसके मेज़बान भी हम होंगे। यानी अब हमारा रोल जो है
इस सुलहनामे में कह लें या इस डील में कह लें, वो किसी से ढका छुपा नहीं है और तमाम ने रिकग्नाइज कर लिया कि इट इज पाकिस्तान, जिसकी वजह से आज 47 साल पुरानी दुश्मन जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे वज़ीर आज़म पूरी कौम को भी मुबारकबाद दे रहे हैं, पूरी दुनिया को, आलमी दुनिया को भी मुबारकबाद दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। मैं पाकिस्तानी कौम समेत पूरी आलमी बरादरी को इस कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने इस मकसद के लिए गैर मामूली किरदार अदा किया, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। मैं नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर हिसाक डार साहब को भी दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता और शुक्रिया अदा करता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खिदमात को सराहता हूँ, जिन्होंने इस दौरान नहायत जिम्मेदारी के साथ अहम अमूर सर अंजाम दिए। जी बुखारी साहब, मेरे ख्याल से हमें भी शामिल होना चाहिए उन लोगों में जो इन तीनों किरदारों के जो नाम लिए हैं उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर बज़ाते खुद, उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर, उसके बाद हमारे वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा और हमारे नायब प्राइम मिनिस्टर, और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। कोई शुबा नहीं है इनका कि दिन और रात की मेहनत इनकी जो है वो बिलाखिर रंग लाई है। दीज पीपल हैव शटल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर आपको याद हो अच्छी तरह से। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी ने एक बड़ी मज़े की बात कही है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर की तारीख़ में पाकिस्तान के सालसी किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा, और उन्होंने खराज तहसीन पेश करते हुए ये कहा कि वो मेरे हीरो हैं और उन्होंने जो कर दिखाया ये सिर्फ मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। यानी इफ़ पीस रिटर्न्स टू द वर्ल्ड, तो ये फिर एक पाकिस्तान के लिए तो नहीं ना, पूरी दुनिया, उस पूरे खित्ते में अमन कायम होने जा रहा है। पूरी दुनिया में तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से भी हम इन चारों शख्सियतें जो है उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का वकार बुलंद किया है, जिन्होंने पाकिस्तान का मकाम जो है वो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में बुलंद किया है। बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में वापस आएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, अब आते हैं अमन डील की तरफ। इसमें क्या नकात हैं, क्या पॉसिबली अभी कुछ लीक हो रही हैं बातें, ऑफिशियली तो कुछ भी सामने नहीं आया। क्या लग रहा है, किसने क्या खोया, क्या पाया? पहले हम ये देखते हैं कि ट्रंप क्या कह रहे हैं। जी, ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हुक्म नहीं दे रहे हैं। और जुमा के रोज इस डील पर दस्तखत के बाद समुंदर का अहम रास्ता आबनाए हुर्मुज़ खोल दिया जाएगा। पहला बड़ा डिसीजन कि वंस द सिग्नेचर्स आर डन देन आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी और इस डील से पूरे खित्ते में अमन होगा। कहते हैं मुझसे पहले तमाम अमरीकी सदूर ईरान के साथ अमन मुआहिदा करने की कोशिशों में नाकाम रहे। ये मेरे ख्याल से इतनी बुरी बात है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमने उन सदूर का दौर भी देखा है, हमने उन सदूर की कामयाबियाँ भी देखी हुई हैं, लेकिन चूंकि ये उनसे बदला अपना ले रहे हैं ज़ाती तौर पे, लिहाजा इनको लेने दें, हम कुछ नहीं कहते इसको। सॉरी। उसके बाद जी, ईरान को महदूद सतह पर यूरेनियम मफसूदा करने के ऊपर रजामंदी का इजहार कर दिया उन्होंने। सबसे बड़ी फतह जो है ईरान की तो ये है कि ये इशू जो 2 जंगों का बायस बना, जिसके लिए ईरान पहले दिन से कभी तैयार नहीं था, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ये मान लिया है कि यूरेनियम की अफसूदगी उसका हक है और वो करता रहेगा। अब तादाद क्या होगी, मिकदार क्या होगी, सतह क्या होगी, ये बात की बात है। ये भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू बहुत मुश्किल आदमी है और उसने आखिरी लम्हों में इस डील को सबोटैज करने की कोशिश की। हम अपने प्रोग्रामों में अक्सर कहते रहे हैं कि एक स्पॉइलर है इस पूरी सूरत हाल में, जिसका नाम नेतन्याहू है। ठीक है जी। ट्रंप ने कहा कि मज़े की बातें सुने ज़रा। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू बहुत मुश्किल आदमी है और सच कहूँ तो उनको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान एटमी हथियार बना लेता तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ जाता और 2 घंटे में सवा हस्ती से मिट जाता। ये ट्रंप कह रहा, मैं नहीं कह रहा जी। ठीक है, आगे चलते जी। वो कहते हैं कि क्योंकि आखिरी लम्हों में लिबनान में इसराइली कार्रवाइयों ने मुआहिदे को खतरे में डाल दिया था। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो ये ना नेतन्याहू होता ना इसराइल होता अब तक। ये ट्रंप कह रहे हैं। ठीक है जी, आगे चले। मगर इसके ऊपर ईरानी रिएक्शन जो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस्माइल बुकाई कहते हैं कि मुआहिदे का मतलब ये नहीं कि अमरीकी और इसराइली जुराइम भूल जाएंगे हम। गौर से सुने क्या कह रहे हैं वो।
या हम उन्हें माफ़ कर देंगे। हम नहीं भूलेंगे कि हमने बड़ी तादाद में अपनी क़यादत खोई है। अमेरिका ने एक दफ़ा अफज़ूदा यूरेनियम ईरान से निकालने की कोशिश की थी, उसका नतीजा देख लिया। ये वही 5 जहाज़ों का जिक्र कर रहे हैं जो एक दफ़ा गिराए गए थे। मतलब है मैसेज दे रहे हैं कि डोंट ट्राई इट अगेन, यू विल फेस इवन द वर्स्ट सिनेरियो। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, वो अबना हरमुज़ जो इस जंग से पहले खुली थी, उसी अबना हरमुज़ को दोबारा खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी भारी कीमत चुकाई है? ये तो अमेरिकन पूछेंगे उससे, ये अमेरिकन पूछ भी रहे हैं। मैं भी आऊँगा उस तरफ ना कि अमेरिका ने इनके साथ क्या किया है और क्या करना है उन्होंने, उसके ऊपर बाद में आते हैं। एक और अहम बात जो इस्माइल बुखारी ने कही है वो ये है कि तमाम आलमी अदारे सहूनियत और अमेरिका की जाहिरियत को कंडेम करने में नाकाम रहे हैं। आई थिंक दिस इज ए शेमफुल सिचुएशन फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी, फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। नहीं मानता कोई बात आपकी, ना माने और करारदाद तो पास कर लो बेवकूफ़ो। उन्होंने तो ये भी नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। बुखारी साहब, कहा यह जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो जंग में हासिल नहीं कर पाए वो शायद निगोशिएशन की टेबल से हासिल कर लेंगे। क्या आपको लगता है कि जो अहदाफ थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो तो फुलफिल होते नजर नहीं आ रहे? ना तो रजीम चेंज हुआ, ना यूरेनियम के ऊपर ईरान अपने स्टांस के ऊपर अब भी कायम है और बात ही नहीं हुई उसके ऊपर। जैसा कि आप भी कह रहे थे, कंसिस्टेंट आपका भी यही स्टांस था कि यूरेनियम के ऊपर ईरान बात नहीं कर रहा। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पाया इस जंग से? थोड़ा सा इज्जत बचाने की कोशिश में कामयाब हुए हैं। मैं सिंपल ये कह सकता हूँ आपको कि वो सुपर पावर का जो इमेज था वो तो खैर दफन हो गया, कहाँ हुआ वो भी मैं बताता हूँ अभी। थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसका भी ज़रा थोड़ा सा एक ओवरऑल समिंग अप कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आफ्टर दिस ईरान एक्सपीरियंस देयर विल बी नो मोर वेनेजुएला, देयर विल बी नो ग्रीनलैंड, देयर विल बी नो क्यूबा। क्योंकि मैसेज चला गया है, चाहे कौम छोटी हो या बड़ी हो, कि अपने राइट और अपने दिफा की खातिर खड़े हो जाएं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कुव्वत को आप झुका सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है जो मैं अमेरिकन को बताना भी चाहता हूँ, उनसे पूछना भी चाहता हूँ, वो ये कि एक ट्रंप चाहिए था दुनिया में ये साबित करने के लिए कि सुपर पावर की कोई हैसियत नहीं होती। दे नीडेड डेस्परेटली ए ट्रंप, दे गॉट द ट्रंप एंड ट्रंप हैड डन इट। जी ठीक है, आगे चलिए। अमेरिका अब किसी खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। क्यों सोचेगा 10 बार? आप ये देखिए कि क्या हुआ। ये जंग तो लड़ी ना उन्होंने और हारी भी, लेकिन इस जंग के नतीजे में अमेरिकी कौम बटी, अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन स्प्लिट हुई, अमेरिका के मुंतखब विमानों में झगड़े हुए, उन लोगों ने इसको पागल शख्स करार दिया। मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकी अवाम कह रही है। आप ये देखिए कभी हुआ ये कि जंग शुरू हो और 34 जर्नैल जो है वो घर भेज दिए जाएं, यानी फौज में तकसीम। ये सब कुछ का क्रेडिट किसको देंगे आप? ट्रंप और हैग्सिट को। वो जो सो कॉल्ड सेवनी इंसिग्नियाज अपने बाजुओं के ऊपर छपवा के बैठे हुए ना, डूब मरना चाहिए उनको यकीनी तौर पर डूब मरना चाहिए। आ जाएं जी, आगे आ जाएं। फौजी कुव्वत जो थी अमेरिका की ऑल माइटी कि जी बस क्या बात है जी, उसका इमेज जो है वो ज़मी बोस हो गया है। ये ज़मी बोस में मुझे मज़ा नहीं आता कुछ, मैं कुछ और इसके लिए कहना चाहता हूँ। तैयारा बरदार, बैरी बेड़े, F-35 फाइटर्स जेट्स, B-52 बॉम्बर्स, किधर गए वो? क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं। तो मेरा ईमान और पुख्ता हो गया है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। पूरी कुव्वत के सामने ईरान का खड़े हो जाना, अपने वसाइल पर इन्हिसार करके दुनिया की तारीख, मैं समझता हूँ इस्लामी तारीख एक तरह से दोहराई गई है। आगे आ जाइए। अब जरा देखते हैं कि भाई ने क्या खोया और क्या पाया। वो जो मैंने कहा था कि बैठ के इसको असेस करेंगे जी। पहली बात तो ये मैंने कहा कि ये जो सुपर पावर फियर था, दिस इज गॉन। ठीक है जी। दूसरा ये कि रवायती इत्तेहादी, जिनको लोग कहते थे कि ये छोटी बहनें हैं यूरोप के मुल्क, जो चाहता है अमेरिका की विंक आंख झपकनी चाहिए और ये हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, एक एक करके अमेरिका से अलहदा हुए। न सिर्फ अलहदा हुए, उन्होंने कहा ये जंग अमेरिका की जंग नहीं है, हमारी जंग नहीं है, ये नेतन्याहू की जंग है। मैं अगर आपको मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म के बयानात यहाँ सुनाने लग जाऊँ तो आपके टाइम ख़त्म हो जाएगा। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज याद हैं आपको? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज याद हैं आपको? किसने क्या नहीं कहा? हत्ता के बरतानिया, जिसको सबसे छोटी बहन कहते थे, उसके स्टारमर ने भी जो कुछ कहा उसे, और जंग से जिस तरह से वो निकले। तो तीसरा बड़ा नुकसान उनका हुआ कि नेटो गई हाथ से। नेटो जिसमें पूरे यूरोप के ममालिक के फौजी होते थे, जिसमें पूरे यूरोप के ममालिक के वसाइल भी होते थे, वो उनके हाथ से निकल गई है। नेटो डजंट वांट अमेरिका टू कंट्रोल इट एनीमोर। आगे चलिए। ट्रंप पहले बदकिस्मत सदर बने
जो 90 लाख अमेरिकियों ने घर से निकल के स्लोगन चैंट किया, नो वॉर नो किंग, आज तक नहीं हुआ अमेरिका की तारीख में। गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि किसी सदर ने जंगें मैंने बताई ना, हारी तो वो भी हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि उस सदर के खिलाफ मुजाहरे हुए हों कभी। ये नहीं हुआ कभी कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसोन किया हो किसी जंग को। ये नहीं हुआ कि जो इलेक्टेड हाउसेज हैं उनमें जूतियां पड़ी हों। अभी लास्ट में जो करारदाद पास हुई है 4 डेमोक्रेट्स ने जिसमें वोट दिया है, वो इसके जंग के इख्तियारात को सलब करने के हवाले से है। ये भी नहीं हुआ कभी पहले। उसके बाद पहली बार किसी जंग के हवाले से अमेरिकी फ़ौज में इंतशार फैला, जिसके नतीजे में 34 फौजी अफसरों को ज़बरदस्ती घर भेजा गया ड्यूरिंग द वॉर। ये भी कभी नहीं हुआ पहले। उसके बाद जनाब अमेरिका को जंग से निकलने के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क की क़यादत को मुआहदे के लिए सालस बनाना पड़ा। ए सुपर पावर विच यूज्ड टू ऑर्डर दे हैड प्रैक्टिस। मैं बताऊं आपसे कि जितनी उसने तारीफें की है ना, इसका यही बनता था कि उनको जंग से बचा लिया जाए, और हमने बचा लिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी नहीं बड़ी बातें हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, टाइम थोड़ा शॉर्ट है। एक बस ये मैं मुकम्मल कर। आलमी अदारों में अमेरिका का असर और रसूख जो है वो दम तोड़ने लगा है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में 5 करारदादें फ़लस्तीन की रियासत के कायम करने के हवाले से पास हुई, हाँ जी, जिसमें मेजॉरिटी वोट था। 3 करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पास हुई, जहां अमेरिका का राज होता था, अमेरिका की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता था। वहां से उसका असर रसूख गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हालत यह है कि नायब सदर JD वैंस कह रहे हैं कि अब हम जायजा ले रहे हैं कि ईरान कहां कहां हमें रियायत दे सकता है। That is what the fate is. बिल्कुल ठीक है। इन नटशेल अमेरिका ने अपना जो स्टेटस था एज अ सुपर पावर उसको नुकसान और ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इस जंग के अंदर अमेरिका ने क्या खोया क्या पाया, ईरान ने क्या खोया क्या पाया, बुखारी साहब का तज्जिया हमने जाना। ये अमन मुआहिदा कितना सस्टेनेबल है, इस पर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, ये जो मुआहिदे के डील की जो डिटेल्स एक्चुअली हमारे सामने आई हैं, इनसे तो यूं लग रहा है कि अमेरिका ने ईरानी शराइत के ऊपर सरेंडर कर दिया है, क्योंकि इसमें तो ईरान के मुंजमद असासे छोड़ने से लेकर इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाने तक हर चीज़ उसी तरह से लिखी गई है जिस तरह से ईरान चाहता था। बिल्कुल ठीक आपने कहा। आई थिंक योर ऑब्जर्वेशन इज़ परफेक्ट। मैं भी इसके तफसील के अंदर गुमा हुआ था, और मेरा भी तासुर यही है कि इसमें अमेरिका की कहाँ मानी गई है। ये सारी तो वो बातें हैं जो हमें पाकिस्तान के सालिसकारों के ज़रिए या ईरान के लीडरों के बयानात से पता चलती थी कि कहाँ फंसे हुई हैं। हाँ, जहाँ जहाँ ईरान की गोट फंसी हुई थी वहाँ वहाँ इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा अफसूदगी हमारा राइट है, जिस तरह हमें अपनी सरजमीन प्यारी है, इसी तरह से हमें अपना ये हक कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो जारी रख सकते हैं, ये हमें प्यारा है। और आपने देखा कि ईरान को इस पे रियायत मिल गई है। खुद ट्रंप ने कहा है कि एक ख़ास लेवल तक ईरान यूरेनियम अफसूदा कर सकता है। ठीक हो गया। दूसरी तरफ ये जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ईरान पर आयद अमरीकी बहरी पाबंदियाँ 30 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म होंगी। यानी एक तो नाकाबंदी ख़त्म हो जाएगी विदिन 30 डेज। ये जहाज़ वहाज सारे वापस जाएंगे, और फिर हम आबना हुरमुज़ को खोल देंगे। आबना हुरमुज़ तो खुली हुई थी ना, तो अमेरिका ने पंगा करके बंद कराई है ना। मेरे ख्याल से जितने मुल्क मुतासर हुए हैं उन सबको दावा करना चाहिए, क्लेम करना चाहिए इंश्योरेंस का अमेरिका के ऊपर कि पैसे दो, क्योंकि ये तो खुली हुई थी, आपने बंद कराई है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, दस्तावेज में ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की फरोख्त पर आयद अमरीकी पाबंदियों की मुअत्तली का भी फैसला हो गया कि वो सस्पेंड हो जाएंगी, जिसे इक़्तिसादी और मालियाती पाबंदियों के वसी तर खात्मे की जानब पहला कदम करार दिया जा रहा है। सैंक्शंस भी जो है वो हटा दी जाए। ठीक है, आगे चलिए जनाब। मुसव्वदे के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान ईरान के 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासों में से 12 अरब डॉलर जो हैं वो रिलीज कर दिए जाएंगे, और बाकी के ऊपर गुफ्तगू 60 रोज़ा मुज़ाकरात में होगी। लेकिन बुखारी साहब, इस हवाले से मुतज़ाद बयानात, मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब भी कह रहे हैं कि तमाम असासे और फंड्स अमेरिका बहाल करेगा। ये बात एग्री हो चुकी है, मगर वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है, कुछ अमेरिकी अहदेदारों का उनका सोर्स है वो बता रहा है कि ऐसा कुछ भी डील में शामिल नहीं है। अमेरिका असासे जो है वो उनको रीफ्रीज करने के लिए बिल्कुल भी फिलहाल तैयार नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो असासे जो हैं वो अमेरिका की मलकियत नहीं है, दे आर ईरानियन मनी। उसमें से एक बड़ी तादाद जो है, बड़ी मिकदार जो है वो पड़ी है कतर में जी, कतर के बैंकों में। ठीक है, कुछ जो है अमेरिकी बैंकों में है। वो किसी के बाप पर एहसान नहीं करेंगे उनको रिलीज करके, वो उनको छोड़ने हैं।
अब ये है कि ये मीडिया के थ्रू थोड़ा बहुत तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि नहीं 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 एडी भी पैड़ी गल नहीं है, ऐसी उन्होंने हर गल नहीं बननी है। इसको आप मीडिया कैंपेन कंसिडर करें। लेकिन बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो ओबामा डील को क्रिटिसाइज करते हुए ये बात बारहा कर चुके हैं कि ओबामा ने उनका जो है ईरान के अंदर बहुत सारे पैसे जो हैं वो ईरान को दिए, और अभी जो वो ट्वीट कर रहे थे उसके अंदर भी उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा कि नो मनी विल बी एक्सचेंज्ड। मैंने कहा ना आपसे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त प्रोपोगेंडा के लिए बातों में की जा रही हैं, कुछ हकायक ऐसे हैं जो इस वक्त ब्लैक एंड वाइट में हैं। ये जो 14 पॉइंट मैं आपके सामने और मेरे सामने पड़े हुए हैं, ये उस दस्तावेज का हिस्सा हैं। शुड वी ट्रस्ट दिस और शुड वी बिलीव द अमेरिकन प्रोपोगेंडा, जिसे खुद जो है ट्रंप कहते हैं इट्स ए फेक न्यूज़। तो कहने का मतलब ये है, ईरानी तेल पर आयत पाबंदियां मुअत्तल ना हों और बहरी नाकाबंदी खत्म ना कर दी जाए, उस वक्त तक कोई सीरियस मुज़ाकरात जारी नहीं होंगे। आप जरा कंडीशंस तो देखें इसकी जी। वो कहते हैं जो हमने 60 रोज के मुज़ाकरात करने हैं ना, जिसमें बेसिक चीजों के ऊपर समझौता होगा, वो शुरू नहीं होंगे जब तक ये वादे पूरे नहीं करेगा अमेरिका। ठीक है, तो बुखारी साहब फिर क्या ये रास्ता, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि यूएई के थ्रू अमेरिका जो है वो ईरान के कुछ असासे जो है वो ईरान को वापस करेगा। देखिए, आप कान ऐसे पकड़ लें या आप कान ऐसे पकड़ लें, पकड़ना आपने कहा नहीं है, पैसे तो आपने देने हैं। वो आप जैसे भी दें, चाहे आप कतर के थ्रू दें, चाहे आप यूएई के थ्रू दें, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। तो इस एतबार से मैं ये समझता हूं कि जो दस्तावेज हमारे सामने है, अगर ये वाकईतन वही दस्तावेज है जिसके ऊपर 19 जून को दस्तखत होने जा रहे हैं, तो इट इज़ ए विन विन सिचुएशन ओनली फॉर ईरान। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, ये सैंक्शंस इतने सालों से लगी हुई थी ईरान के ऊपर, एक तो अभी हम कुछ देर पहले मवाजना कर रहे थे कि किस तरह से जंगें जो हैं वो कौमों का स्टेचर बिल्ड करने में किरदार अदा करती हैं। एक तो जंग जीती, ऊपर से अगर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस, ये ऑयल के ऊपर लगी सैंक्शंस, ये भी हट जाती हैं, फिर असासे जो है वो ईरान को वापस कर दिए जाते हैं, तो हाउ डू यू सी ईरान इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स? मैंने ईरान को 47 साल की कंप्लीट सैंक्शंस में एक ताकतवर मुल्क के तौर पे उभरता देखा है, और एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि उन्होंने एक सुपर पावर, द ओनली सुपर पावर जो है, उसको नाकों चने चबा दिए। नाउ थिंक ऑफ कि पैसे उसकी मर्जी के हों, उसको दुनिया जहान में हर जगह जाने और हर चीज़ खरीदने की आज़ादी हो, तो ईरान क्या नहीं करेगा। वंस दिस मनी कम्स इनटू देयर हैंड और उनका तेल जो है पूरी दुनिया में बिकना शुरू हो जाए, आप देखिएगा ईरान की वो तरक्की जो दुनिया की कौमें सालों में प्लान करती हैं, वो आपको महीनों में उभरता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में मुझे कोई इबाम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, मशरिक वुस्ता की पॉलिटिक्स को अब हम पोस्ट वॉर एनालिसिस ही कर रहे हैं, तो मशरिक वुस्ता की सिचुएशन आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका हैज फेल्ड टू प्रूव कि वो सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड कर सकता है इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को, तो इनके रिलेशनशिप्स टुवर्ड्स ईरान किस तरह से तबदील होंगे? पहली बात तो यह है कि हमें कुछ इशारे मिलने शुरू हो गए हैं कि खलीजी रियासतें अब सोच रही हैं कि हम जो इतनी देर से गुलाम बने हुए थे अमेरिका के, अमेरिका ने हमें दिया क्या? एक गिरने वाला ड्रोन नहीं रोका उन्होंने, एक गिरने वाला मिसाइल नहीं रोका उन्होंने, जो कुछ किया हमने अपने वसाइल से किया है। ये वहाँ से दुम दबा के भाग गए अपने फौजियों को निकाल के, तो मेरे ख्याल से वहाँ रीथिंकिंग हो गई है, हो रही है, और उस रीथिंकिंग के नतीजे में बिल आखिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये ममालिक आपस में मिलकर सिक्योरिटी का एक ऐसा पैक्ट करेंगे कि किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी को कोई ख़तरा लाहक ना हो। ईरान ने इससे पहले ना कभी एग्रेशन किया है, ना उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है कि उसने कभी ये एम्बिशन जाहिर किया हो। लिहाजा अगर ईरान के साथ मिलकर खलीजी रियासतें अपना एक इफेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बना सकती हैं, तो इसमें अब ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये बात अब इस तरफ को जाएगी क्योंकि अमेरिका हैज़ लेट देम डाउन। जी बिल्कुल। बुखारी साहब, ऑल्दो लेबनान के मामले के ऊपर ये तो कहा गया है कि जंगबंदी में लेबनान भी शामिल है, लेकिन जो हिस्सा लेबनान का इसराइल जो है ऑलरेडी उस पर कब्जा कर चुका है, उसके ऊपर तो अभी तक स्टेटमेंट्स यही हैं। इसराइली वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ी है, वो कह रहे हैं कि जो कब्जा किया हुआ जिस इलाके पर, वो तो नहीं छोड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि वो जिस दिफा के वज़ीर का आप जिक्र कर रही हैं, ये वो घटिया लोग हैं जो सैनी माइंड सेट के अलंबरदार हैं। इसी तरह वो बिन गोयर भी एक है, वो हैवान नुमा इंसान, वो भी कुछ इस तरह की बकवास कर रहा है। देखिए, बात यह है कि उनकी मर्जी नहीं चलेगी, मुआहिदा उनके साथ तो हो ही नहीं रहा, तो एक बीच में फैली रियासत है, मुआहिदा हो रहा है अमेरिका के साथ, और अमेरिका हैज़ टू इंश्योर, यानी इस लेबनान की जंग के हवाले से ये मुज़ाकरात 1 महीना ताख़ीर का बायस बने हैं। बिल्कुल। और इसमें ये कैटेगोरिकली राकची ने भी कहा है, इस्माइल बुकाई ने भी कहा है, और कालिबॉफ ने भी कहा है कि जब तक 1-1 इंच से लेबनान के इस्राएली फौजें निकल नहीं जाएंगी, इस मायदे के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। बुखारी साहब, निकालनी तो पड़ेंगी, ये तो कोई तय है। ये
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, अब हम इसराइल की बात कर रहे हैं, इस जंग अमन मुआहिदा हुआ है, बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। एट द सेम टाइम दिल में ये खदशा भी मौजूद है कि इसराइल किसी भी वक्त कोई ऐसी हरकत करेगा कि ये जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। फिर अभी जो है वो डील साइन होने के दरमियान दिन भी बाकी हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे ये कहा था कि एक स्पॉइलर का रोल तो है उनका, लेकिन अगर अमेरिका उसको डिसोन कर दे, किसी भी हमले की स्पॉन्सरशिप ना ले, इसराइल की औकात ही नहीं है। ये इसराइल को भी पता है। वो ब्लैकमेल कर रहे हैं ट्रंप को टू स्टे विद देम। मैंने ये मेरी तरफ देखे, ये मैंने थोड़ी कहा है कि 2 घंटे की मार है। ये तो ट्रंप कह रहा है कि अगर हम ना हो तो इसराइल 2 घंटे की मार है। दिस इज द फैक्ट। तो ये मुआहिदा जो है, ये एक तरह से इसराइल की खुद मुख्तारी और सालमियत की गारंटी भी है, क्योंकि 2 जंगों में जो सबक इसराइलियों ने सीखा है वो हम भूल जाते हैं ना, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 1 महीना 13 दिन पूरी इसराइली कौम सुरंगों और बंकरों से बाहर नहीं निकली। बुखारी साहब, कैसे सालमियत की गारंटी है? मुझे तो लगता है कि जब तक ईरान के पास वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रहेंगे जो इसराइल तक अटैक कर सकते हैं, इसराइल में तो कोई सुकून की नींद नहीं सो सकता। ठीक है, तो इसलिए वो बाज भी रहेंगे। यही मैं कहना चाहता था, जो आपने अल्टीमेटली कह दिया है कि उनको ये पता है कि वी आर विद इन द रेंज ऑफ द ईरानियन मिसाइल्स। और अब जो जनरेशन के मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल करने हैं या उनके पास हैं या जो वो बना रहे हैं, उसका अभी उनको ख्वाब भी नहीं आया। तो कहने का मतलब यह है कि इसराइल 10 दफ़ा सोचेगा। ये आप इसको उतरने दें, ये नेतन्याहू ये जाएगा, अपनी वजारत उज़्मा से भी जाएगा और जेल भी जाएगा। वंस दिस जेंटलमैन इज आउस्टेड, आप फिर देखिएगा ईरान विल हैव ए न्यू बुखारी साहब, लेकिन आपको लगता है कि फिलहाल इतने सुकून से नेतन्याहू बैठ जाएगा जितने दिन अभी डील साइन होने में बाकी हैं, फिर उसके बाद 60 दिन के मुज़ाकरात वो भी चलने हैं जिसमें अल्टीमेटली यूरेनियम के ऊपर बात होनी है, तो इसराइल हैज प्लेंटी ऑफ टाइम टू एक्चुअली सैबोटाज इट अगेन। एंड आई हैव सेड एंड आई एम रिपीटेडली सेइंग कि यस, नेतन्याहू इज ए स्पॉइलर, ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू स्पॉइल, बट हाई स्टेक्स आर अमेरिकन्स नो हाउ टू स्टॉप हिम। ये नहीं हो सकता कि उसकी लगामें जो है वो किसी के भी हाथ में नहीं है, और अगर इसके बावजूद कि अमेरिका डिसोन कर दे उसको, वो आएगा तो खुदकुशी है। ये बिल्कुल ठीक है। सुसाइड। बुखारी साहब, अमरीकी फौजी अड्डे से फौजें वापस भेजने की बात ईरान बारहा करता रहा है कि अमेरिका इस खित्ते से निकले। ईरान की बहुत ये स्टेटमेंट रही है और उनका स्टांस रहा है कि अमेरिकी फौजें इस खित्ते में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस किस तरह से डिक्रीज होता देखेंगे, और फिर क्या खित्ते से अमेरिका अपनी फौजें निकालेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि वो कभी नहीं चाहेगा कि उसको वहाँ से धक्का दिया जाए। ईरान इस वक्त जो डिप्लोमेसी कर रहा है वो ये है कि इन खलीजी रियासतों को बावर करवा रहा है कि अमेरिका ने आपको तहफ़ना, वो इस खित्ते में सिर्फ इसराइल का मुहाफ़िज़ है, आपको इस जंग ने साबित कर दिया है। ठीक है, वो चाह रहा है कि उनका माइंड सेट चेंज हो, कि वो अपनी सॉवरेनिटी और अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको अपने खुद इंडिजिनस ज़राए से प्रोटेक्ट करें, अमेरिका की गुलामी छोड़ दें। अगर ये सोच उभर गई, जिस तरह के 4 की बात हो रही है ना आजकल, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर एंड पाकिस्तान हो रही है, दे आर ऑन सेम पेज। 4 और मिल गए तो हो गया ना चेंज। तो वी शुड होप, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये सोच उभरेगी और अमेरिका से इस खित्ते की जान छूट जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अमेरिका ईरान अमन मुआहिदे के हवाले से सलीम बुखारी साहब का तज्जिया जारी है। उसके ऊपर मेरे सवाल जो कि मेरे और आपके दोनों सबके दिलों में हैं, वो मैं सलीम बुखारी साहब से कर रही हूँ। जानने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, हम इसराइल के रोल एज ए स्पॉइलर पर बात कर रहे थे। तो इसराइल के वजीर तो खुद कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ट्रंप का मुआहिदा हमें पाबंद नहीं करता, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह के खात्मे से कम किसी चीज़ पर मुतमईन नहीं होंगे। देखिए, गुजारिश है कि वो एक प्रोवर्बियल सेइंग है, इफ विशेस वर हॉर्सेस ओनली बेगर्स वुड राइड। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी ख्वाहिशात जो हैं किसी सूरत भी पूरी होने जा रही हैं। जी, उनका रोना धोना जो है वो हमें समझ में आता है। जो बातें कही गई हैं वो बहुत सख्त है। वो कह रहे हैं अमेरिका ईरान मुआहिदा नेतन्याहू की जाती शिकस्त है। हाँ जी, ईरान का मामला नेतन्याहू का जिंदगी भर का मंसूबा रहा है, यानी ईरान को तबाह करना उसकी जिंदगी का मिशन रहा है। लुक एट व्हाट दे आर सेइंग। ताहम जो मुआहिदे में इसराइल को मुज़ाकराती अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया है, यस, ईरान नेवर वांटेड इसराइल टू बी पार्ट ऑफ दैट नेगोशिएशन। अमेरिका ने एक दफ़ा कोशिश भी की थी, वो उठ गए थे टेबल से। ये पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हुए, दे थॉट कि इसमें इसराइल को हिस्सा होना चाहिए, उनका नो वे। तो कहने का मतलब ये है उनका रोना धोना जो है
वो बजा है। वो अभी भी उकसा रहे हैं नेतन्याहू को कि तू अपना स्पाइलर का रोड जारी रख, तू उनकी ना सुन, लेबनान को तो तू छोड़ना ना। लेबनान दुखती रग है ईरान की, सारा फोकस लेबनान पर था। लेकिन बुखारी साहब, हमने देखा कि मुआहिदे से चंद घंटे पहले इसराइल ने बेरूत पर हमला किया, लेकिन उसके बावजूद मुआहिदा तो हो गया। एक बात बताऊं आपको, आपने कल पढ़ा नहीं है खबरों में, जनूबी ईरान जो है उसके वो नोटम जारी किया था, उन्होंने तमाम फ्लाइट्स बंद कर दी थी टू अटैक इजराइल। वो उस हमले का बदला लेना चाहता था, तो नेतन्याहू ने अपने ट्रंप ने किस तरह मिन्नत समाजत करके उनको रोका है, आप सोच नहीं सकते। ये अब आसान खेल रह नहीं गया है। अमेरिका समेत अगर इसराइल कोई भी सबोटैज करने की कोशिश करेगा, दे विल गेट द हैवी प्राइस। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, अब गजा का क्या बनेगा? ईरान वाला मामला तो हाँ, अब ढंग की बात की ना अब आपने कि ये कसिया तो तय हो गया, लेकिन वो जो 1 लाख शहीद हुए हैं, वो जो 2.5 लाख जख्मी हुए हैं, वो जो 50 लाख बेघर हुए हैं, उनका भी कोई वाली वारिस है या नहीं है? अब आएगा रोल मुस्लिम उम्मा, सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा विच इज़ ए मुस्लिम अम्मा, जो बड़े अरसे से गुमी हुई है, पता नहीं चल रहा कहाँ गई है। उसका काम है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। अब ईरान ने रास्ता दिखा दिया है, अब ये अगर खड़े हो जाएं और वो जो सो कॉल्ड पीस बोर्ड है, या उसको इफेक्टिव बनाएं और या छोड़ दें उसको, तभी फ़लस्तीनियों की कॉज जो है उसको आप सर्व कर सकते हैं। गज़ा अगर फ़लस्तीनियों को ना मिला तो ये जंग जीतना शुमार नहीं होगी, ये याद रखें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बुखारी साहब, हमने देखा कि गजा के मामले के ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप वहां पर राइबेरिया बनाने की बातें करते रहे, उनके दामाद वहां पर काफी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, तो वहां पर तो इसराइल और ट्रंप के जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल एक पेज पर है। ये अब ख्वाब की बात रह गई है। वो दौर गए जब वहां पर रिवेरियाज बन रहे थे या वो टूरिस्ट रिजॉर्ट बन रहा था। वो तो एक एक आंखों की पलकों से चुनने पड़ेंगे वो मजालम जो किए हुए हैं। आपने ईरान के बकाई का बयान नहीं सुना? उसने कहा वो जो जुल्म आपने ढाए हुए हैं वो इसराइल और अमेरिका ने, वो हम भूले नहीं हैं। हमारी लीडरशिप का क्या हाल किया, गजा का क्या हाल किया, ये हम इसका बदला लेंगे, उसने साफ लफ्जों में कहा है ये। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म भी हो जाता है तो गजा का मसला एक दफ़ा उभरेगा इंटरनेशनल अरीना में, और आप देखिएगा इस दफ़ा माहौल और सूरत हाल मुख्तलिफ। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया है ख़त्म। सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।